हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका जितोड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी, जेल प्रेरी, बीएसटीसी या पीटीईटी की तैयारी? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ हिंदी का वो सबसे मोस्ट चुनिंदा टॉपिक आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। 10 मई का पेपर आपके जो पटवारी में आने वाला है, उससे जो हिंदी का जो पोर्शन है आज की क्लास में आपके कंप्लीट होने वाला है। तो जुड़ जाइए साथियों, ताकि आपका जो पेपर होने वाला है वो सफलता की राह पर जाए। तो कहा भी गया है कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अगर लगातार लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत कभी भी आपके खारिज नहीं जाने वाली है। आपकी मेहनत में चार चांद लगने ही वाले हैं। तो आपको भी अगर लगाने हैं अपनी मेहनत में चार चांद, तो जुट जाइए 100% तरीके से। अब 90%, 99% से काम नहीं चलने वाला। 100% आपको ताकत लगानी होगी, तब आपको जाके सफलता की राह मिलने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हमने आज टॉपिक लिया है भाषा, व्याकरण, लिपि और लिपि का परिचय। ये आपका टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी में, जो आपका आज रहने वाला है। बात करें अगर हम सर्व सबसे पहले अगर बात करें हम भाषा की, तो भाषा में आपके परिभाषा आ जाएगी और इसके प्रकार। तो दोनों की आप आज हम बात कर लेते हैं कि भाषा क्या है। मनुष्य के भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अगर आपको अगर आपको पता हो कि अगर जैसे आपको पता होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको अगर किसी से अपने विचारों का आदान प्रदान करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? कुछ बोलने के लिए भाषा की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने अपनी एक भाषा का निर्माण किया। सबकी एक अलग भाषा होती है। और इसी प्रकार भाषा के अगर प्रकार की बात करें हम, तो इसके दो प्रकार हो जाएंगे आपके, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा हो गया आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वही आपकी मौखिक भाषा है। और उन्हीं शब्दों को किसी चिन्हों में जो परिवर्तित किया जाता है, वही आपकी क्या हो गया, लिखित भाषा। अगर बात करें हम बोली की, नेक्स्ट देखिए बोली। बोली के बारे में अगर बात करें, तो भाषा का वह जो रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि आपका पूरा एक राजस्थान ये बहुत बड़ा भूभाग है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, तो ये छोटा सा जो भाग होगा, सीमित क्षेत्र होगा। यानी इससे ये बोली बाहर नहीं जाएगी, उसके पास के क्षेत्र में, यानी उसके पास के क्षेत्र में एक अलग बोली बोली जाएगी। अगर आपने भी कभी नोटिस किया हो, तो आपके आसपास यानी लगभग 5 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत भी बोली का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कहीं लोग कोई अलग बात से कर रहे हैं। जैसे अभी मेरी बोली है मेवाड़ी। अगर मैं मेवाड़ी बोली की बात करूँ, तो हम कहाँ को बोलते हैं, कट्टे। और वहीं आपके मारवाड़ी में बात करें, तो मारवाड़ी में इसे बोलते हैं कट्ठे। और अगर हमारे पास यानी 5 से 10 किलोमीटर पास की बात करें, तो वहां पर बोलते हैं खरे, नहीं खरे जा रहा है। और यही हमारे बात करते हैं कटे जा रहा है। तो इस प्रकार हमने अलग अलग भाषाओं को बोलियों के माध्यम से पहचाना है। जैसे आपके हिंदी भाषा में आपके राजस्थानी यानी मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, इन सभी का एक सहयोग मिला है। बात करें नेक्स्ट अगर, तो हिंदी भाषा देखिए, हमने अभी जो बात करी कि हिंदी भाषा का परिवार 15 बोलियों से बना है। जो पूरा हिंदी भाषा का एक परिवार है, उसके अंतर्गत 15 बोलियां का योगदान रहता है। उसमें हो गया इम्पोर्टेंट आपके पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी और पहाड़ी और बिहारी। इन वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। बात करें अगर हम राजस्थानी वर्ग की, तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है, कौन कौन सी बोलियां आती है? तो आपके एक होगी मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी। यहाँ पर बात करें हम मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है मेवाड़ी। मेवाती आपकी मेवात यानी अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती आपकी हाड़ौती क्षेत्र में, और मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में। इस प्रकार सभी क्षेत्रों की अपनी अलग अलग बोलियां है। बात करें हम भाषा शब्द की उत्पत्ति, ये जो शब्द है, ये वाला जो आपका भाषा शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ये आपके संस्कृत के बास धातु से हुई है। कौन से धातु से हुई है? बास धातु से आपके हुई है। संस्कृत के बास धातु से आपके भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। बात करें इसका अर्थ क्या होता है बास धातु का, इस जो बास धातु है, इसका अर्थ क्या हो गया यहाँ पर हो गया व्यक्त वाणी, यानी वाणी को व्यक्त करने का एक माध्यम है, वही आपकी भाषा है। बात करें अगर इनकी इकाइयों की, तो ध्वनि, वर्ण और शब्द यहाँ पर दे रखे हैं तीन। यानी ध्वनि क्या हो गया? प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि है। यानी आपकी जो स्वतंत्र आवाज निकलती है, आपके जो मुख से निकलती है, वही आपके ध्वनि है। और इसके बारे में एक अलग से विशेषता ये है कि ये सिर्फ आपके मौखिक भाषा में इसका उपयोग होता है। लिखित भाषा में ध्वनि का कोई उपयोग नहीं होता है। मौखिक भाषा में इसका उपयोग होता है। बात करें वर्ण की, तो ये
वर्ण शब्द आगे जो भी आपके इकाइयां हैं ये सभी आपके लिखित भाषा का ही हो गया। बात करें कि वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो आपकी क्या हो गई, वर्ण हो गया। वर्ण का उदाहरण क्या दे रखा है, क च ट, यानी इनको और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। अगर ये पूरा क होता, अगर ये यहाँ पर हलंत नहीं होता, तो इसको पूरा कैसे लिखते हैं, क प्लस अ, यानी छोटा क, यानी बिल्कुल आधा क और अ इसमें जोड़ते हैं तो वो पूरा क बनता है। यहाँ पर ये हलंत वाला क आपके आधा क कहलाता है। और च भी इसी प्रकार वर्ण है, ये इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बात करें अगर शब्द की, तो वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल आपका हो गया कमल, क प्लस म प्लस ल कमल। नेक्स्ट देखिए पद और वाक्य, ये भी यहाँ पर हमने अभी भाषा की इकाइयों का अध्ययन किया था, जिसमें आपके हो गया ध्वनि, आपके वर्ण, शब्द, और अब बात करेंगे हम पद और इसके बाद वाक्य। ये आपके क्या हो गए, भाषा की इकाइयाँ। अगर पद की बात करें तो विभक्ति युक्त शब्द आपके पद कहलाते हैं। विभक्ति युक्त शब्दों को क्या कहते हैं, पद। जैसे उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, रावण ने रावण को बाण से मारा, ये आपके शब्द हो गया, पूरा वाक्य हो गया। इसके अंतर्गत बात करें हम पद क्या है, तो वाक्य में आपके पद हो गया, राम ने रावण को और बाण से, ये सभी आपके पद हो गए, क्योंकि इनके साथ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और ये अलग होता, अगर सिर्फ राम होता, रावण होता, बाण होता, ये तो आपके हो गया शब्द। लेकिन विभक्ति का इसमें उपयोग किया गया है, यूज लिया गया है, तो इसको हम बोलेंगे विभक्ति युक्त शब्द यानी पद कहेंगे। बात करें हम वाक्य की, तो वाक्य क्या हो गया, शब्दों से जो पूर्ण विचार प्रकट होता है, शब्दों से जो पूर्ण विचार प्रकट हो रहा है वही आपके वाक्य है। वाक्य को बिल्कुल सरल तरीके से देखना है तो शब्दों का जो सार्थक सार्थक अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों का समूह, यानी जो एक शब्द है आपके पास, जैसे आपके पास चार शब्द है, ये जो चारों शब्द है, अगर ये अलग-अलग हैं तो इनको जोड़ेंगे और इनका अगर एक सार्थक समूह निकल रहा है, जैसे कि इसका, ये चारों शब्द, एक हो गया वह, एक हो गया पुस्तक, और एक है, और एक पढ़ता। तो इनको चारों को एक साथ जोड़ेंगे अगर सार्थक शब्द में, तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये पूरा क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। इसी प्रकार से इनको वाक्य शब्दों का योग हो कहलाता है। बात करें अगर व्याकरण की, तो देखिए व्याकरण आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि व्याकरण ही भाषा का एक सबसे पहला यानी नींव कहलाने वाला ये नियम होता है। नियम व्याकरण में क्या होते हैं, नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करके ही आपकी भाषा बनी होती है, लिखित भाषा। तो बात करें अगर इसकी परिभाषा की, तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ हो गया आपके विश्लेषण करना। अगर आप किसी भाषा का विश्लेषण कर रहे हैं तो आपके वो क्या हो गया, आपके व्याकरण। अगर सीधे अर्थों में बात करें तो व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर उसकी रचना को स्पष्ट करना है। क्या करना है, भाषा को विश्लेषण कर, भाषा का टोटल जो विश्लेषण कर रहे हैं उसका विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करना है, आपके व्याकरण कहलाता है। बोलचाल की भाषा में, यानी एकदम बिल्कुल सरल सरल से भी सरल अगर तरीके से हम इसका वर्णन करें तो ये हो गया, आपके व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी शुद्ध रूप में, भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के और बोलने के नियम का अध्ययन करते हैं। यानी जो नियम होते हैं उनका अध्ययन ही आपके व्याकरण है, भाषा के नियमों का अध्ययन ही आपके व्याकरण है। और इसके भी चार अंग है, देखिए व्याकरण के चार अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये चारों के चारों आपके व्याकरण के अंग हो गए। इनका अगर हम डिटेल में बात करें तो वर्ण विचार का हो गया कि इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। यानी वर्ण विचार में हम क्या करेंगे, शब्दों का जो निर्माण कैसे हो रहा है उसकी बात करेंगे। बात करें अगर शब्द विचार की, तो इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और उसकी रचना के साथ शब्दों के प्रकार क्या, यानी शब्दों का प्रकार का उल्लेख करेंगे, इसमें हम भेद का उल्लेख करेंगे, उत्पत्ति कैसे हुई, व्युत्पत्ति क्या होती है, इसकी रचना कैसे होती है, ये सभी हम शब्द विचार के अंतर्गत इसकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, आप पद विचार की बात करें तो इसमें आपके शब्द से पद निर्माण, शब्द से पद निर्माण कैसे होता है, विभक्ति कौन सी लग रही है, कौन सी विभक्ति का यहाँ पर यूज लिया जा रहा है, तो ये सभी आपके पद विचार में आ जाएगा। तो बात करें अगर वाक्य विचार की बात करें तो इसमें क्या हो गया कि वाक्य से संबंधित भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का जानकारी देता है। यानी वाक्य निर्माण की जहाँ पर प्रक्रिया की जानकारी मिल रही है वही आपके वाक्य विचार हो गया। नेक्स्ट देखिए लिपि, आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी भर्ती परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये लिपि। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हिंदी और देवनागरी लिपि का, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का ज्ञाता हो, यानी उनको ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी भाषा क्या होती है, देवनागरी लिपि क्या होती है। तो इसका बिल्कुल आप अध्ययन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कि जब भाषा को लिखित रूप में लिखने की आवश्यकता पड़ी, तो उसको मौखिक ध्वनियों को अंकित करके उन्हीं के कुछ चिन्ह बनाए गए, और इन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया, लिपि। चिन्हों को ही लिपि कहा गया, लिखित भाषा के चिन्हों को। तो बात करें अगर इसकी सीधी परिभाषा की, तो भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक की अपनी लिपि होती है, यानी प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है, अलग एक लिपि होती है। बात करें अगर हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होगी, ये सभी को मालूम होगा, ये नोन है।
आम बोलचाल में भी सभी को पता होगा कि कैसे हिंदी की भाषा एक देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी का भी पता होगा कि रोमन है, उर्दू का फारसी और पंजाबी का गुरुमुखी लिपि। यानी ये जो चार भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, इनकी क्रमशः लिपियां हैं देवनागरी, रोमन और फारसी और गुरुमुखी। और इसी प्रकार अगर बात करें हम देवनागरी लिपि की, थोड़ी विस्तार में जाएं इसके, तो इसका जो पॉइंट है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग कौन कौन सी भाषा में हो सकता है, होता है, तो वो आपके है हिंदी भाषा, मराठी भाषा, नेपाली भाषा, कोंकणी भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषाएं। यानी इन सबसे, यानी हिंदी की, संस्कृत की, प्राकृत की, मराठी की, नेपाली की, कोंकणी की, इन सब की जो अपभ्रंश भाषाएं हैं उनमें देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए देवनागरी लिपि के बारे में क्या कहा गया कि भारत में सबसे पहले दो, आपके जो पुराना, यानी जो पुरातन काल है उसमें आपके दो लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। दो लिपियां हो गई, खरोष्टी लिपि आपकी अलग लिपि हो गई, और ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि से ही आपके देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यानी देवनागरी लिपि कौन सी लिपि से उत्पन्न हुई है, ब्राह्मी लिपि से। बात करें अगर हम इसकी विशेषताएं की, किसकी बात कर रहे हैं हम, देवनागरी लिपि की विशेषताओं की, तो इसमें कहा गया है कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ये जो लिपि है अपने बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, ये सबसे बड़ी पहली विशेषता हो गई। जैसे पढ़ लिखा जाता है वैसे ही इसको पढ़ा जाता है। यानी इसको, जैसे अंग्रेजी होता है कि उसको उल्टा पढ़ना पड़ता है, उल्टा अर्थ आता है, तो ऐसा नहीं है। अपनी जो देवनागरी लिपि है इसके अंतर्गत बताया गया है कि बाएं से दाएं ओर, यानी हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही उसको पढ़ना भी है, और उच्चारण के अनुरूप ही लिखी जाती है। देखिए जैसा हम बोलेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, तो इसी प्रकार इसको लिखा भी गया है कि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। तो ये भी इसकी एक बड़ी विशेषता हो गई। बात करें अगर संपूर्ण लिपि की, तो ये आपके किसमें विभक्त है, समूह स्वर और व्यंजन में। समूह स्वर और व्यंजन में पूरी लिपि विभक्त है। और बात करें अगर एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, यानी एक जो वर्ग होता है जैसे य, र, ल, व, श, 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 तो ये सभी जो एक वर्ग होते हैं आपके वर्णों का जो स्थान होता है, जो उच्चारण का स्थान होता है, जैसे आपके कंठ हो गया, तालु हो गया, ओष्ठ हो गए, दंत हो गए, ये सभी आपका एक जो वर्ग होगा उसका एक स्थान से उसका उच्चारण होगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और वर्णों की स्पष्टता होती है, यानी हर एक वर्ण को आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यह रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है। यानी जो रोमन लिपि के अक्षर होते हैं उनसे कम स्थान घेरते हुए ये लिखती है। और इसकी एक विशेषता और है कि ये गोलीय है, यानी जो हर एक शब्द है लगभग गोलीय आकृति में बना होता है। और इसकी एक और बात करें कि ये जो यहाँ पर ये लिपि है इसके अनुस्वार और अनुरूपी है जो, वो बिल्कुल आपके तुलनात्मक तरीके से सबसे सही इसमें ही है, देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं। और इसके अंतर्गत, इसके वर्णों के अंतर्गत आपके वैज्ञानिकता होती है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू आ गए। अभी हमने बात करी थ्योरी की, हमने आज की क्लास में अभी तक बात करी है हमने थ्योरी की। अब आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं आगे। नेक्स्ट क्या आपका जो पोर्शन रहने वाला है आज की क्लास का, वो आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। एमसीक्यू इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चुने गए हैं एनालिसिस के साथ, पुराने प्रश्नों को देखते हुए। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इनको कि विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है संकेत, भाषा, शब्द या ध्वनि। क्या हो गया यहाँ पर आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपकी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मौखिक भाषा की विशेषताएं है, स्वाभाविक होती है, वाक्य छोटे होते हैं, परिवर्तनशील होती है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको सामने पता चल रहा है, क्योंकि क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, बिल्कुल कि स्वाभाविक होती है। मौखिक भाषा हम बोल रहे हैं, तो बोलने से पहले हम क्या ज्यादा, हाँ, सोचते हैं, पर इतना ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि लिखित भाषा में हमने सोचना पड़ता है कि आगे कौन सा अक्षर लिखा जाएगा, कौन सा वर्ण लिखा जाएगा, कौन सा शब्द लिखा जाएगा, कौन सा कोमा लगाया जाएगा, और कौन सा आपके चिन्ह लगाया जाएगा, ये सभी सोचकर हमें लिखना पड़ता है। पर बोलने से पहले वो सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके पीछे चिन्ह क्या लगाना है, इसके पीछे आपको अनुस्वार लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या करना है क्या नहीं, ये सभी सोचना नहीं पड़ता है। इसलिए स्वाभाविक भाषा है। स्वाभाविक भाषा है आपकी। मौखिक भाषा वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जितना बोलना होता है उतने ही वाक्य होते हैं। और परिवर्तनशील होती है, यानी हर एक जगह पर अपन परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए इसकी विशेषता क्या हो गई, उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया कि उपयुक्त सभी इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी हो गई, वर्ण हो गई, शब्द हो गई, पद हो गई, या वाक्य हो गई। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो आ गए आपके वर्ण, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वही आपके भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए आपकी, भाषा के मौखिक रूप में प्राप्त होता है केवल ध्वनि का, केवल वाक्य विन्यासों का, केवल संकेतों का, या केवल शाब्दिक उच्चारण का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल ध्वनि का। यानी केवल ध्वनि का मौखिक रूप से जो प्राप्त होता है भाषा में, वो सिर्फ और सिर्फ ध्वनि का भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, व्याकरण की आवश्यकता रहती है भाषा का शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए, भाषा का मानक रूप निर्धारित करने के लिए, भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन करने के लिए। तो अगर हम इनको देखेंगे, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इनको देखेंगे, तो इसमें बताया गया है कि
सबसे पहला ऑप्शन है कि शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए। तो जो व्याकरण की आवश्यकता थी, इसलिए मेन चीज़ आवश्यकता इसीलिए थी कि इसका शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए, भाषा का शुद्ध रूप बनाने के लिए जो नियम बनाए थे वही व्याकरण में बनाए थे, तो ये पहला ऑप्शन राइट हो गया। और दूसरा ऑप्शन में बताया गया कि भाषा का मानक रूप कैसे होगा? नियम का पालन करेगा तो। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और अंगों का नियमबद्ध विवेचन कर रहा है, तो मतलब ये भी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है ये, कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए आपके सामने प्रश्न है कि भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है ध्वनि, लिपि, व्याकरण या वाक्य। ऑप्शन प्रश्न क्या दे रखा है कि भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी लिपि बिल्कुल राइट आंसर हो गया। लिपि से ही आपके जो चिन्ह बनते हैं उसी से भाषा को व्यक्त किया जाता है। और अगला प्रश्न आपके सामने विभक्ति युक्त शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो अभी हमने बात करी विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को बाण से, ये सभी आपके क्या हो गए? विभक्ति युक्त शब्द यानी पद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है। भाषा, लिखित भाषा, बोली या खड़ी बोली। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया कि बोली, यानी आपके जो भाषा का सीमित रूप होता है, अविकसित रूप होता है। और आम बोलचाल यानी जो आम लोग होते हैं, जनता होती है, वो इसको बोलने में जो यूज लेती है, वो ही आपकी कौन सी भाषा हो गई? बोली का ही रूप, भाषा का ही रूप होता है ये। तो कहा भी गया है ये देखिए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, कि अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। यानी अगर आपका हुनर, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी लगन, ये सभी अगर अगर बोल रहे हैं, तो आपको बोलने का एक शब्द मुंह से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खामोश रहते हुए भी आपको सफलता मिलने वाली है। क्योंकि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपके फैले हुए पर बताएंगे कि वो कितने फैले हुए हैं या बंद है। वही पर आपके बताएंगे कि आपको सफलता कितनी मिलने वाली है। तो आपको अगर 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 नेक्स्ट क्लास में कौन सी कोई अलग विषय की, अलग सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।